अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हिस्ट्री टेकिंग एंड साइकाट्री का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पहले हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी कि 4 तरीके होते हैं किसी भी मरीज़ के की हिस्ट्री लेने के। तो उसमें हमने एक उसकी बात की थी जिसमें हमने ऑब्जर्वेशन की बात की थी। अब उसके आगे के जो 3 स्टेप्स होंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह बताए गए हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन की हमने बात की थी कि ये जो साइकेट्री की हम हिस्ट्री लेते हैं, ये 1918 में एडोल्फ मेयर नाम के एक साइंटिस्ट थे, एक साइकेट्रिस्ट थे, और उन्होंने पहली दफ़ा जो है वो ये चीज़ें डिस्कवर की थी या डिफ़ाइन की थी, जिसमें किस तरीके से हिस्ट्री लेते हैं वो सारा तरीक़ाकार बताया गया है। अच्छा, एक कंपोनेंट की हमने बात की है, दैट वाज ऑब्जर्वेशन, जो पिछली वीडियो में हम उसके ऊपर बात कर चुके हैं। आज हम कन्वर्सेशन के ऊपर बात करेंगे कि आप जब भी किसी साइकोटिक या किसी भी मेंटल इलनेस के साथ जुड़े हुए मरीज़ से हिस्ट्री लेते हैं तो आप उसमें कुछ चीज़ें नोट करते हैं। और जो दूसरा कंपोनेंट है उसका वो है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है? वर्बल पार्ट ऑफ द साइक डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, यानी जब आप उस मरीज़ से बात करते हैं तो उसके बात करने का अंदाज़ क्या है, वर्बल पार्ट क्या है, ठीक है। तो वो हम जब जिस तरीके से वो बात करता है तो उसके बात करने के तरीके को नोट करते हैं, उसके अल्फाज को नोट करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है लेवल अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, वो आपकी तरफ कितना तवज्जो दे रहा है, वो आपकी बात को कितना सुन रहा है, और जब वो बोल रहा होता है तो किस तरीके से बोलता है, ठीक है। ये पहली चीज़ हम उसमें नोट करते हैं। इसके आगे डिटेल्स है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा स्पीच एंड थिंकिंग, वो बोल किस तरीके से रहा है और उसके सोचने का अंदाज़ क्या है, ठीक है। ओरिएंटेशन जो है उसको पता है कि वो क्या बात कर रहा है, कहाँ पे बैठा है, टाइम क्या हो रहा है, डेट क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक बंदे की जो मतलब क्या जनरलाइजेशन आप कह सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मेमोरी में हम उसके याददाश्त चेक करते हैं कि उसको पुरानी बातें, रिसेंट चीज़ें, ये सारी चीज़ें याद है या नहीं। और इफ़ेक्ट यानी कि उसका जो मूड है वो किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, वो गुस्से में है, वो खुश है, वो परेशान है, वो डिप्रेस्ड है, क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कन्वर्सेशन में देखते हैं। अब जैसे कि आपको यहाँ पे लेवल ऑफ अटेंशन के बारे में बताया जा रहा है, तो जब आप मरीज़ से हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें पूछ सकते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात आप कर सकते हैं। जैसे कि वो आपको बता सकता है वेयर ही वॉज पार्क्ड और व्हेन हिज अपॉइंटमेंट वॉज सेट, यानी कि उसने जो है जब वो आते हुए उसने गाड़ी कहाँ पार्क की है, या फिर उसका जो अपॉइंटमेंट है वो कब, किस तारीख को उसने ली थी, ठीक है। ये आप क्या कर रहे हो, उसकी मेमोरी और वो सारी चीज़ आप चेक कर रहे हो, ठीक है। या मॉनिटर वेदर ही स्टेज विद योर क्वेश्चन और ड्रिप्स ऑफ, यानी कि आप उससे जो सवाल पूछते हो तो जो जिस तरीके से वो आपको जवाब देता है तो फिर आप देखते हो कि वो आपके क्वेश्चन के साथ रहता है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब देता है, या वो क्वेश्चन छोड़ के कहीं और चला जाता है, जिसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट्स ऑफ, ठीक है। अच्छा, इज हिज कन्वर्सेशन लिमिटेड टू इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यानी कि जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे हो वो उस पर ज़्यादा बात करना चाह रहा है, कम बात करना चाह रहा है, या वो कर सकता है नहीं कर सकता, ठीक है। कंसंट्रेट ओनली व्हेन ही टॉक और व्हेन ही लिसन्स, और वो किस टाइम ज़्यादा मतलब तवज्जो दे रहा है, जब वो बात कर रहा है या जब वो आपकी बात सुन रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम उसमें लेवल ऑफ अटेंशन में, यानी उसकी तवज्जो और उसकी अटेंशन देखते हैं। अच्छा, फिर जब आप उसमें देखते हैं कि कुछ मरीज़ जो अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन होते हैं, यानी अल्कोहल के आदी होते हैं, अल्कोहल वगैरह यानी नशे में होते हैं या फिर नशेई होते हैं, ठीक है। तो वो ड्राउजी से और इनअटेंटिव, यानी ऐसे जैसे जैसे नशे में हो ड्राउजी, ठीक है, चक्कर वगैरह जो आते हैं उस तरह, या फिर आपको लग रहा होगा जैसे नींद में है, ठीक है। और इनअटेंटिव यानी कोई उसकी तवज्जो नहीं होगी, आपके बात नहीं सुन रहा होगा, वटेवर जो भी प्रॉब्लम उसमें होते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन, डिक्रीज इंटरेस्ट और कंसंट्रेशन, कोई बंदा अगर डिप्रेशन में है तो उसमें जो है वो आपकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, कोई उसको तवज्जो नहीं देगा, ठीक है। तो ये आप मतलब वहाँ से एक चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को
frontal lobe lesion initially are alert and attentive but soon lose focus। ठीक है, जिसको दिमाग के कोई ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी कि कोई चोट लगी है, कुछ अदर प्रॉब्लम है, तो वो अक्सर पहले तो अलर्ट होते हैं, जब आप उसको बात बोल रहे होते हैं तो वो बिल्कुल सही से सुन रहे होते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ना उनका फोकस कहीं और चला जाता है और आपकी बात को सुनने फिर नहीं सुनते। तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। इसी तरीके से अगर आप स्पीच देखेंगे, यानी बोलने का तरीका, ठीक है, तो उसमें आप जो है वो आ, मतलब जो उसका मूड है ना, वो आप देख सकते हैं कि उस जिस मूड में है उसके मुताबिक वो स्पीच करेगा यानी बोलेगा। एंड ऑन थिंकिंग इनवाइट योर पेशेंट टू टॉक अबाउट इमोशनल टॉपिक्स। ठीक है, और अगर आप उसकी थिंकिंग एबिलिटी देखना चाहते हो कि वो सोच किस तरीके से आ रहा है, तो आप उसके साथ कुछ इमोशनल टॉपिक पे बात करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप फैमिली के बारे में बात करें, कोई उसका प्यारा जो है वो मर गया है, या फिर कुछ भी इस तरह का कोई उसका कोई नुकसान हो गया है, कुछ भी कोई भी इम्पोर्टेंट और इमोशनल टॉपिक हो, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। जैसे कि इसमें आप 3 चीज़ें नोट करेंगे, ठीक है, जज करेंगे। फॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ स्पीच, यानी वो बोल किस तरीके से आ रहा है, उसके बात करने का तरीका क्या है, मतलब अच्छे दायरे में बात करके वो बोल रहा है, ठीक है, या फिर उसकी थिंकिंग क्या है। और एकम्पनिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब वो बात कर रहा है तो उस किस मूड में कर रहा है। ठीक है, तेज़ बोल रहा है, स्लो बोल रहा है, वो गुस्से से बोल रहा है, आराम से बोल रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। अच्छा, इसी तरह हम जो है वो स्पीच में फॉर स्पीच जैसे कि लिखा हुआ है कि डिस्टर्ब फॉर स्पीच डिस्टर्बेंस लिसन टू आर्टिकुलेशन रिदम एंड फ्लो। आर्टिकुलेशन जैसे कि आर्टिकुलेट होता है ना, बातें एक दूसरे से जुड़ रही होती है। ठीक है, तो जो एक बात वो बोल रहा है वो नेक्स्ट बात से जुड़ रही है या नहीं, यानी एक सीधी लाइन में, या फिर एक टॉपिक के ऊपर वो बात कर रहा है या नहीं। इसी तरह रिदम भी होता है कि वो किस तरीके से बोल रहा है, उसके बोलने का तरीका क्या है। फ्लो जो एक अंदाज में वो बोल रहा होता है ना कि हाँ बिल्कुल एक टॉपिक पे वो बात कर रहे हो और मुसलसल बोल रहे हैं जितना उसको बोलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे स्पीच में। ठीक है, फिर आएगा थिंकिंग में जो है आप उसके वर्ड्स का अल्फाज, कि वो जो सोच रहा है और जो अल्फाज उसके जहन में आ रहे हैं वो किस तरीके से, उसका ग्रामर, यानी बात करना जो है, जो जिस तरीके से वो बात कर रहा है उसमें वो अल्फाज की अदायगी सही कर रहा है या नहीं, और सेंटेंस स्ट्रक्चर जिस तरीके से हम देखते हैं। इसके अलावा हम उसका इफेक्ट देखते हैं। इफेक्ट में हम लेटेंसी ऑफ रिस्पॉन्स, स्पीड, टोन, अमाउंट, लाउडनेस इन इन्फ्लेक्शन, वही बात कि आप उसका रिस्पॉन्स क्या है, वो मूड जो है, फॉर एग्जांपल वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो वो उसके चेहरे पर नज़र आ रहा है, ये होगा इफेक्ट। स्पीड, तेज़ बोल रहा है, स्लो बोल रहा है, गुस्से, टोन जिसको हम वो बोलते हैं ना, लहजा बोलते हैं। अमाउंट, लाउडनेस, इन्फ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें वही होती हैं कि मतलब वो अपना मूड किस तरीके से शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर इसमें वही आपको दोबारा बताया गया है कि रेट में मतलब स्लो बोल रहा है, तेज़ बोल रहा है, ठीक है, वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा लाउडली चीख चीख के बोल रहा है या आराम आराम से बोल रहा है। अमाउंट में वही पॉसिटी, यानी रुक रुक के बोलना, जिसको हम किसी चीज़ को पॉज करते हैं ना। म्यूटनेस, बिल्कुल बोलती नहीं, मतलब वो बोल ही नहीं पा रहा, ठीक है, या प्रेशर स्पीच है, जैसे वो बहुत तेज़ तेज़ बोल रहा है ना तो अल्फाज जैसे मुंह से तेज़ तेज़ निकल रहे हैं वैसे। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक में जो है यानी बोलने का तरीका, स्टटरिंग और स्लरिंग। स्टटरिंग जैसे वो किसी की ज़बान लड़खड़ाती है ना, तो वो होता है अक्सर जब हम घबरा रहे होते हैं या हमें कोई मेंटल इशू होता है, साइकोटिक मसला होता है, तो हमारी ज़बान लड़खड़ाती है, स्टटरिंग करते हैं, इसको कहते हैं। ठीक है, और स्लरिंग जैसे कि अल्फाज सही से अदा, जैसे तोतलापन होता है, या फिर इस तरह के डिफरेंट प्रॉब्लम जो ज़बान के साथ और बोलने के साथ रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अच्छा, फॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ स्पीच में जैसे मैंने आपको बता दिया, डिस्टर्ब आर्टिकुलेशन, जिसको हम डिसअर्थरिया कहते हैं, डिसअर्थरिया या फिर स्लरिंग कहते हैं, कि अल्फाज का जो चुनाव है या जो बात करने की जो लिंक्स है ना, वो एक दूसरे के साथ लिंक नहीं है, यानी बात एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं होते जितनी भी चीज़ें वो बोल रहा होता है। ठीक है, तो ब्रेन डिसऑर्डर की वजह से होता है, जैसे अगर एक रिदम में नहीं है, जिसको डिसअर्थरिया कहते हैं, डिस या डिस्टर्ब आर्टिकुलेशन। ठीक है,
तो वो आपको कोई ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर बताता है, यानी कि दिमाग में कोई मसला है, कोई फंक्शन वाइज, ठीक है, इसीलिए वो उसका, या इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन एक कोई नशा किया हुआ है उसकी टॉक्सिसिटी है, जैसे कि कोई सेडेटिव या अल्कोहल वगैरह लिया हुआ है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर रिदम, रिदम जो है मैंने आपको बता दिया कि जो बात कर रहा होता है वो एक अंदाज में नहीं कर रहा होता, ठीक है, वो कभी गुस्सा, कभी खुश, कभी परेशान, जिसको हम कहते हैं डिस्प्रोसिडी, डिस्प्रोसिडी यानी कि डिस्टर्ब्ड रिदम, ठीक है। और डिफ़िकल्ट टू इंटरप्ट, यानी कि वो क्या करता है, इंटरप्शन बार बार उसमें आती है, और इट कैन इंडिकेट लेक ऑफ इनहिबिटरी कंट्रोल, वो मुसलसल जो है वो बोल रहा होता है और उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है, तो ये हमें एक दिमाग का मसला बताता है। कंटिन्यूस फ्लो ऑफ स्पीच और प्रेशर्ड इज ऑफन एसोसिएटेड विद मेनिया, जब एक बंदा कंटिन्यूसली बोल रहा है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से बोल रहा है तो मतलब उसको मेनिया, मेनिया हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि एक मेंटल कंडीशन है, वो हो सकता है, या फिर अल्कोहल का कोई असर हो सकता है, कोई ड्रग का असर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, या फिर अगर कंटिन्यूस सेंसलेस वर्ड फ्लुएंसी इज कॉल्ड वर्ड सैलेड, कोई बंदा जो कंटिन्यूसली बोल रहा है लेकिन ऐसे अल्फाज बोल रहा है जिसका कोई मतलब नहीं बन रहा, सेंसलेस अल्फाज होते हैं, उसको हम कहते हैं वर्ड सैलेड, यानी अल्फाज को मिक्स करके जैसे हम सलाद बनाते हैं ना, वैसे ही उसको कहते हैं वर्ड सैलेड। और ये कभी कभी हमारे जो टेम्परल लोब्स होते हैं जो कानों के ऊपर होते हैं, ठीक है, हेमिस्फेयर, जो डोमिनेंट हेमिस्फेयर होता है ना, ये एक अलग टॉपिक है। डोमिनेंट हेमिस्फेयर वो होता है जो हमारे ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, हेमिस्फेयर राइट और लेफ्ट, ठीक है, तो उसमें से बंदे का जो हेमिस्फेयर डोमिनेंट होता है, जैसे अगर राइट हेमिस्फेयर डोमिनेंट है तो बंदा लेफ्ट हैंडेड होता है, और लेफ्ट हेमिस्फेयर डोमिनेंट है तो बंदा राइट हैंडेड होता है, ठीक है। तो डोमिनेंट हेमिस्फेयर के अंदर एरियाज होते हैं जिसको हम कहते हैं वर्निक्स एरिया, ठीक है, तो वो स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि अगर वर्निक एरिया में कोई प्रॉब्लम है तो भी ये वर्ड सैलेड और स्पीच के प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है। स्पीच एंड इफेक्ट मैंने बता दिया कि अगर स्पीच में और उसके अफेक्ट सही नहीं आ रहा तो इसमें आपको जो है वो वेरियस बहुत सारे डिसऑर्डर के बारे में बता सकते हैं। जैसे अगर कोई डिप्रेस्ड है तो क्या बताया जा रहा है, डिप्रेस्ड अफेक्ट प्रोलॉन्ग रिस्पॉन्सेज, यानी आपको डिप्रेस्ड जो बंदा होगा ना वो आपको रिस्पॉन्स नहीं बता पाएगा, यानी वो बिल्कुल खामोश रहता है। मेनिया शॉर्टन्स इन शिजोफ्रेनिया वेरीज, ठीक है, कि मेनिया में अगर कोई बंदा है तो वो जल्दी आपको रिस्पॉन्स देता है, बहुत जल्दी आपको जवाब देता है, ठीक है। और शिजोफ्रेनिया जो है वो अलग अलग वेरी करता है, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी जल्दी जवाब देता है, कभी नहीं देता, ठीक है। द टोन ऑफ वॉइस इज ऑल्सो इन इंडिकेटर, और बंदे के आवाज़ का जो जो लहजा और जिस तरीके से वो बोल रहा होता है ना, वो भी एक इंडिकेटर हो सकता है, यानी कि आपको बता रहा है कि भाई बंदा किस स्टेज पे है। अच्छा, इसी तरीके से हम थिंकिंग के बारे में बढ़ते हैं, जो नंबर 3 है कंपोनेंट, ठीक है। थिंकिंग में हम क्या करते हैं, बंदे का थिंकिंग और उसके सोचने का अंदाज जज करते हैं, उसमें उसके अल्फाज, उस अल्फाज के बीच में जो जुड़ाव है, जो टाइटनेस है, ठीक है, और गोल ओरिएंटेडनेस, यानी कि वो एक चीज़ के ऊपर फोकस करके सोच सकता है या नहीं। अब कंसेप्ट ऑफ वर्ड्स में जो है वो हम ये देखते हैं कि ये अल्फाज कंक्रीट तरीके से यानी सही तरीके से यूज़ कर रहा है या नहीं, या ओवर इंक्लूसिव है। ओवर इंक्लूसिव यानी बढ़ा चढ़ा के कोई चीज़ बता रहा है, एक तो वो है जो कंक्रीट है, मतलब जिस तरीके से बोलना चाह रहे है वैसे बोल रहा है, या फिर ओवर इंक्लूसिव है यानी बहुत ही घुमा फिरा के बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बता रहा होता है, ठीक है, और सोच रहा होता है, दैट इज ओवर इंक्लूसिव मैनर, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कंक्रीटनेस ऑफ थिंकिंग। कंक्रीटनेस ऑफ थिंकिंग यानी एक बंदा किस तरीके से प्रैक्टिकली आपको जवाब दे रहा है, ठीक है। जैसे नॉर्मली हम एक बंदे से सवाल पूछते हैं कि भाई आप कैसे हो, ठीक है, तो हमें उसका जवाब क्या आता है, मैं ठीक हूँ, ठीक है, आप कैसे हैं। तो ये एक नॉर्मल बंदे का तरीक़ाकार होता है। अगर हम किसी से पूछें कि कोई साइकोटिक पेशेंट है और उससे हम पूछें भाई आप कैसे हैं, वो कहें मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैं तो काला हूँ, मैं तो सफ़ेद हूँ, मैं तो गोरा हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है उस सवाल के ऊपर फिट नहीं होती, ये होता है कंक्रीटनेस,
कि अल्फाज को देख के जवाब देना, ठीक है। जैसे कि इसमें सवाल पूछा गया है व्हाट ब्रॉट यू हेयर, क्या आप अगर आप किसी से ये सवाल पूछते हैं ना व्हाट ब्रॉट यू हेयर, तो इसका मतलब होता है कि आप कैसे आए हैं, आप किस मसले से आए हैं, ठीक है, जब हम ये पूछते हैं। लेकिन ये जवाब क्या दे रहा है, आई के अकार, आई के में नकार, ये बोल रहा है कि मैं गाड़ी में आया हूँ, ठीक है। तो ये नहीं कि वो बिल्कुल अल्फाज को देख के जवाब दे रहा है। तो फिर वो ये बोल रहा है व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम डिड यू हैव, वो मतलब वो सवाल मजीद क्लैरिफाई कर रहा है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, तो ये क्या मतलब प्रॉब्लम क्या थी आपके साथ, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, वी डिड नॉट हैव एनी, द कार वॉज रनिंग स्मूथली, माई ब्रदर वॉज, के आते हुए हमें कोई मसला नहीं हुआ और बिल्कुल हम स्मूथली आए हैं, मेरा भाई जो है वो ड्राइविंग कर रहा था। और तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम मरीज़ से पूछते हैं। मरीज़ से स्पेशली हम इस कंडीशन में कोई प्रोवर्ब यानी कोई मुहावरा वगैरह पूछते हैं और उसका मतलब, ठीक है, तो फिर हम उससे जज करते हैं कि वो आपको मतलब क्या बताता है उस चीज़ का, तो हमें पता चल जाता है कि बंदा किस स्टेज पे है। अच्छा, इसके अलावा ओवर इंक्लूसिवनेस, ओवर इंक्लूसिव जैसे मैंने बता दिया, एक्सपेंड करके अल्फाज का मतलब बढ़ा चढ़ा के बताना। जैसे आप उससे पूछते हो व्हाट प्रॉब्लम ब्रॉट यू हेयर, यानी किस मसले के साथ आप आए हो, तो वो अपना मसला सीधा सीधा बताने के बजाय बहुत घुमा फिरा के बोल रहे हैं। जैसे कि द वेस्ट एवरीथिंग दैट कम फ्रॉम द वार्म टू द कोल्ड, फ्रॉम द वेस्ट आई लिव, द वेस्ट फ्रॉम हेयर कमिंग विद द विंड विच ब्लोज फ्रॉम द वेस्ट। ये बहुत लंबी चौड़ी बात की है। आसान अल्फाज में बात ये कि मेरा जो मसला है वो उसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मतलब ये आप अपना मसला डिस्कस कर सकते हो, बजाय इसके कि आप इतनी लंबी चौड़ी बात कर रहे हो और इसमें इतनी सारी चीज़ें बोलें, ठीक है। ये कहलाता है ओवर इंक्लूसिवनेस, ठीक है। तो यहाँ आपके साथ मरीज इस तरीके से बात करें तो आप उसके थिंकिंग एबिलिटी को जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं और वो चीज़ आप उसमें देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा उसमें हम टाइटनेस ऑफ एसोसिएशन एंड गोल ओरिएंटेडनेस पढ़ते हैं। टाइटनेस और इन थिंकिंग डिसऑर्डर के ऊपर हमने फर्स्ट चैप्टर में बात की थी, आप वो वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। यानी कि वो जो बोल रहा है उसके सेंटेंसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, मिल रहे हैं, यानी जैसे क्लैंग एसोसिएशन। क्लैंग एसोसिएशन में मरीज़ क्या करेगा, एक जैसे अल्फाज को एक जैसे अल्फाज का चुनाव करके बोलता है। जैसे पिछले वाले अगर आप जुमले को देखेंगे ना, तो ईस्ट वेस्ट वार्म कोल्ड, एक ईस्ट और ऐसे बहुत सारे अल्फाज जो सेम जो फ्रेजेस होते हैं या जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना, वो मिला जुला के जो है वो बात करता है, जैसे जैसे शेर बोल रहा हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग क्या होता है कि वो बात करते 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 बिल्कुल भूल जाता है और कंप्लीटली ब्लॉक यानी खाली हो जाता है, उसको कोई पता ही नहीं होता कि वो क्या बात कर रहा था। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ क्या होता है कि वो एक बात जब कर रहा होता है ना, तो उस टॉपिक से हट के कोई दूसरी बात शुरू करता है, फिर तीसरी बात शुरू करता है, एक टॉपिक पे रहता नहीं है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होता रहता है, उसके ख्यालात जो है वो घूमते रहते हैं। वर्ड सैलड की हमने बात की, यानी ऐसे मिक्स करके अल्फाज बोलना जिसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, दो बातों के बीच में कोई एसोसिएशन कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये भी फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ के साथ आप मतलब कंपेयर कर सकते हैं। सरकमस्टेंशियल यानी कि एक चीज़ वो है कि आप सीधा जवाब दे सकते हैं, एक वो है कि आप बिल्कुल घूम फिर के आएँ और अपने पॉइंट पे लास्ट में आए बहुत ज़्यादा टाइम लगा के, ठीक है। ये सरकमस्टेंशियल, इसके ऊपर भी हमने बात की थी फर्स्ट चैप्टर में। जो चीज़ें हमने डिस्कस की है वो मैं ज़्यादा इसलिए नहीं एक्सपेंड कर रहा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो मसला होता है। टेंजेंशियलिटी और टेंजेंशियल, जिसमें आप सवाल कुछ पूछ रहे, पॉइंट आपका कुछ है और वो किसी दूसरे रास्ते जा रहा है, वो पॉइंट पे आ ही नहीं रहा, ठीक है, तो वो टेंजेंशियलिटी कहलाता है। अच्छा, इसके अलावा क्लिनिकल इम्प्लीकेशन, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अगर स्पीच डिस्टर्बेंस है तो वो कोई ब्रेन मसला हो सकता है। मैनिक पेशेंट है तो वो प्रेशर्ड स्पीच करेगा, तेज़ तेज़ बोलेगा। डिप्रेशन अगर कोई है तो वो रिलैक्टेंट टू स्पीक एट ऑल, यानी बिल्कुल बोलेगा ही नहीं, ठीक है। कंटिन्यू सेंसलेस वर्ड जो है वो वर्ड सैलड कहलाता है, ये तो हमने बात की है। इसके अलावा ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में हम मरीज़ का जो है वो टाइम प्लेस और पर्सन उससे पूछते हैं और उसका दिमागी हालत चेक करते हैं कि ये है कहाँ पे और उसको मतलब कितना पता है अपने माहौल के बारे में, ठीक है। तो ये एक सेंसिटिव इंडिकेटर होता है टाइम, उससे हम टाइम पूछते हैं, तो जब वो टाइम बताता है कि गलत बताता है सही बताता है, ठीक है,
या अगर आपको जो है वो पास्ट एक्सपीरियंस मेमोरी वगैरह उससे पूछते हो, जैसे आप उससे बहुत ही कोई पुरानी बात पूछते हैं कि जैसे कि आप पैदा कहाँ हुए थे, तो प्लेस ऑफ बर्थ या फिर जहाँ से उसने स्कूल पढ़ा है, ठीक है, वो एक पुरानी चीज़ होती है, तो उसको याद है या नहीं, ये रिमोट मेमोरी कहलाता है, जिसको आप लॉन्ग टर्म मेमोरी भी कह सकते हो, ठीक है। रिसेंट मेमोरी क्या होता है कि अभी अभी एक दो हफ्ते या एक 24 घंटे के अंदर जो जो हुआ है, और इमीडिएट मेमोरी यानी अभी आपने उसको कुछ बोला और अभी आप उससे उसका जवाब पूछ रहे हो या वही बात दोहराने को कह रहे हो, ठीक है, ये इमीडिएट मेमोरी होती है। कन्फेबुलेशन इज बीइंग यूज्ड। कन्फेबुलेशन जो है ये भी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मरीज खुद से कहानियां बना रहा होता है, यानी ऐसा कुछ हुआ नहीं होता और खुद से वो अल्फाज, जैसे मेरी बीवी मर गई, मेरे बच्चे जो है मेरे साथ नहीं रह रहे, मुझ पर बहुत जुल्म कर रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है, तो ये कन्फेबुलेशन होता है। पेशेंट विद मेमोरी डिस्टर्बेंस फोकस ऑन इवेंट दैट दे रिमेंबर, और जिनको मतलब एक मेमोरी का मसला होता है, ठीक है, तो उनको सिर्फ उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस होता है या वो फोकस करते हैं जिनको याद रहते हैं, बाकी चीज़ें जिनको याद नहीं वो उसके बारे में बात ही नहीं करते, ना ही वो याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन में आती हैं ये सारी चीज़ें। अच्छा, जैसे कि साइकोट्रिक डिसऑर्डर्स कैन डिस्टॉर्ट मेमोरी, ये वही बात कि जिनको साइकोट्रिक मसले होते हैं तो उनमें मेमोरी ख़राब हो सकती है। डिप्रेस जो है वो काम काम लिखा हुआ है ये, ठीक है, यहाँ पे क्लेम लिखा हुआ है लेकिन काम होना चाहिए था, यानी कि बिल्कुल खामोश रहते हैं। मैनिक पेशेंट जो है वो एग्जेजरेट हिज अचीवमेंट, जो मैनिक पेशेंट होते हैं वो बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बता रहे होते हैं, ठीक है, उसने जो है कहीं पे मेडल जीता होगा रेस में, और फॉर एग्जांपल, ठीक है, और वो जो है इतना बड़ा कि मैंने तो 2 दिन मतलब रनिंग करके जो है मेडल जीता, या मैंने इतनी रनिंग की है, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, अपनी चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बताना, ठीक है। और शिजोफ्रेनिक जो होता है, मैं रिपोर्ट इनजस्टिसेस एंड परसिक्यूशन दैट नेवर हैपेंड, जो बंदे शिजोफ्रेनिक होते हैं वो ऐसी चीज़ें बता रहे होते हैं जो उनके साथ कभी हुए हुए नहीं होते, जैसे मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, मुझे किसी ने मारा, मुझे किसी ने धमकाया, ठीक है, जो कभी हुआ ही नहीं होता, तो ये शिजोफ्रेनिक वाली चीज़ें होती है। इसी तरह होता है अफेक्ट। अफेक्ट क्या है? इज द विजिबल इन ऑडिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ द पेशेंट्स इमोशनल रिस्पॉन्स टू द आउटसाइड इन इनसाइड इवेंट्स। बंदे के अंदर जो उसका बिहेवियर है, जो मूड है कि भाई मैं गुस्से में हूँ, मेरे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो ये मेरा मूड है, लेकिन मैं उस गुस्से को शो कर रहा हूँ, उसकी वजह से किसी दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचा रहा हूँ या नहीं, ये उसका इफेक्ट होगा। मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ये उसका इफेक्ट है। एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन पोस्चर, ये आपके उठने बैठने में नज़र आता है, जो इफेक्ट होता है आपके फेशियल और बॉडी मूवमेंट से पता चलता है, आपके टोन ऑफ वॉइस और आपके अल्फाज के चुनाव से पता चलता है कि आप किस मूड में हैं, ठीक है। लेकिन अफेक्ट जो है, जैसे कि लिखा हुआ है, ए अफेक्ट इज मोमेंट्री लास्टिंग एज शॉर्ट एज 1 और 2 सेकेंड। अफेक्ट जो है, जिन लोगों में साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं तो उनका जो मूड होता है वो इतनी देर तक रहता नहीं, 1-2 सेकंड रहता है, इसलिए उसको कहते हैं मोमेंट्री, यानी कि बस 1-2 मोमेंट के लिए होता है, ठीक है। मूड जो है वो लास्ट लॉन्गर, मूड बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है, इफेक्ट कुछ मोमेंट रहता है। ये आपसे सवाल पूछ सकते हैं पेपर में। डिस्टर्ब इफेक्ट इज ऑब्जर्व बाय यू, और आपको बंदे के मतलब एक्सप्रेशन से पता चलेगा कि डिस्टर्ब है या नहीं है, उसका इफेक्ट आपको पता चल जाता है। डिस्टर्ब मूड इज रिपोर्टेड बाय योर पेशेंट, लेकिन मूड का नहीं पता चलता, वो आपको पेशेंट बताएगा, सिम्टम्स वगैरह बताएगा, ठीक है। अच्छा, इफेक्ट्स में फिर भी 3 फंक्शन होते हैं, इफेक्ट्स है 3 फंक्शन। एक होता है सेल्फ परसेप्शन, जैसे हमें कोई चीज़ पसंद है या हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है, तो वो आप खुद मतलब सेल्फ परसेप्शन है ना आपका, आप खुद बता सकते हो कि कौन सी चीज़ आपको पसंद है या नहीं, आप कौन सी चीज़ को वैल्यू देते हो, कौन सी चीज़ को वैल्यू नहीं देते, ठीक है, तो ये सेल्फ परसेप्शन। दूसरा कम्युनिकेशन, जिसको हम फिजिकल मैनिफेस्टेशन कहते हैं, कि भाई कम्युनिकेशन में आप अपनी फीलिंग्स और अपने जो आपके इख्तियारात और क्या कह सकते हैं, जो आपके इजहार है, ठीक है, वो आप कर सकते हैं, ये आप कम्युनिकेट करके अपना इफेक्ट शो करवा सकते हैं। और मोटिवेशन, कुछ मूड जैसे होते हैं जो आपको किसी काम के लिए जो है वो
क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको गुस्सा है तो गुस्सा आपको मोटिवेट करता है किसी भी गलत चीज़ करने के लिए, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर अपनाने के लिए, ठीक है। व्हेन वी शो अफेक्ट वी इनिशिएट गोल ओरिएंटेड, यानी जब हम किसी मूड में और हम उसका इफेक्ट शो करते हैं तो हम कोई भी मोटिवेशन में आ जाते हैं, यानी उस मूड का कोई ना कोई हमें वो होता है असर, ठीक है। तो इनकम्प्लीट फॉर्म में हम वो सारी चीज़ें करते हैं। अच्छा, फिर कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसी भी हो सकती हैं कि आप फ्लैट इफेक्ट यानी किसी बंदे को कोई फीलिंग ही नहीं है, कहीं पे जो है कोई फौतगी हुई है, वहाँ पे लोग सारे परेशान है, खफा है और उसको कोई परवाह ही नहीं है, वो ऐसे बिल्कुल खामोश सा बैठा हुआ है, लेकिन ना वो परेशान है ना वो खुश है, कुछ भी नहीं, ठीक है। यानी कोई फीलिंग जिसको नहीं होती, ठीक है, वो या इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं होती, तो वो फ्लैट इफेक्ट कहलाता है। लाइबिलिटी जो है वो यानी कि मूड और इफेक्ट बार बार चेंज होना, एक सेकंड में वो रो रहा है, दूसरे सेकंड में वो हंस रहा है, ठीक है, ये लाइबिलिटी कहलाता है। और यूथेनिक्स जो है ये एक बंदा जो सही हो, बिल्कुल ठीक मूड में हो, उस इन्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे शादी है तो वो खुश है, कोई फौतगी है, कोई मसला है तो वो परेशान है, ठीक है, या खफा है, ये जो है वो यूथेनिक कहलाता है। इसके अलावा आता है कन्वर्सेशन में हम मूड, एनर्जी, परसेप्शन, कंटेंट ऑफ थिंकिंग, ये सारी चीज़ें हमने बात की, इनसाइड जजमेंट, ये सारी चीज़ें देखते हैं, थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर बात करते हैं। हाँ, पहले इसमें मूड का बताया हुआ है, तो मूड क्या, तो मैंने आपको बता दिया कि ये एक इंटरनल लॉन्ग टर्म फीलिंग है जो बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है, और इसके 5 डायमेंशंस बताए गए हैं: क्वालिटी, स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे मूड के अंदर क्वालिटी क्या है कि आप जो है किस तरीके से फील कर रहे हैं, तो जो बंदे की फीलिंग होती है ना उसकी क्वालिटी है, और आप बंदे की क्वालिटी जो है यानी मूड की जो क्वालिटी है वो आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वो आपको मरीज बताएगा। फॉर एग्जांपल आप उससे पूछें हाउ डू यू फील मोस्ट ऑफ द डे, कैसे फील करते हैं आप, या आपको अभी कैसा लग रहा है, ठीक है, तो आपको वो बताएगा कि अच्छा लग रहा है, मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, मुझे बहुत हाई फील हो रहा है, ठीक है, डिप्रेस्ड फील हो रहा है, या मैं थका हुआ हूँ। ये आपको जो वो चीज़ें बता रहे हैं ना, ये उसकी मूड की क्वालिटी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लीजिएगा, बाकी भी नीचे सवालात पूछे जाते हैं और उसी तरीके से उसका आंसर दिया जाता है, ठीक है। दूसरा है स्टेबिलिटी यानी कि मूड में क्या चेंजेस आते हैं। अनस्टेबल मूड चेंज स्पॉन्टेनियसली और रिएक्टिवली। जो बंदा अनस्टेबल होता है, जिसका मूड अनस्टेबल होता है, वो बहुत जल्दी जल्दी बार बार चेंज होता रहता है, ठीक है। हर हर सेकंड या हर मिनट में जो है वो चेंज होता रहता है। जैसे डायरनल वेरिएशंस कहलाता है। डायरनल वेरिएशन यानी कि दो दो मूड्स का चेंज होना। जैसे कंपेयर योर मूड टू द मॉर्निंग विद योर मूड टू द इवनिंग। सुबह आपका मूड कैसा था, अभी शाम को कैसा है, तो ये आप क्या कर रहे हो, मतलब दो वेराइटीज को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, कोई डिफरेंस आया या नहीं आया। इसके अलावा आप अभी बेटर फील कर रहे हैं या बाद में जो है वो बेटर फील करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, दो चीज़ों को, स्टेबिलिटी को देखना जिस तरीके से होता है, अगर सुबह भी सही था अब भी सही है तो मतलब स्टेबल है, सुबह कुछ और था अभी कुछ और है तो स्टेबिलिटी नहीं है। इसके अलावा लेक ऑफ रिएक्टिविटी इज टिपिकल, जिसको हम रिएक्टिविटी कहते हैं ना, टिपिकल फॉर एंडोजेनस डिप्रेशन, यानी कि रिएक्टिव किस तरीके से, उसका रिएक्शन क्या होता है। नथिंग कुड चीयर अप मिस्टर एक्स वाई जेड, नॉट इवन हिज सन्स विजिट, यानी उसको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई रिएक्शन नहीं देता उसको, कोई मर जाए, किसी की शादी हो, किसी की लॉटरी निकल गई हो, किसी को बेटा मिलने आए, किसी को कोई बहुत कोई प्यारा मिलने आए, ठीक है, उसका कोई रिएक्शन ही नहीं है। तो ये रिएक्टिविटी, मूड की रिएक्टिविटी, या तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है या फिर वो नहीं कर रहा, ठीक है। In contrast, dysphonic patient with drug and alcohol abuse, somatization disorder, and some personality disorder feel better if their social situation improves. कुछ ऐसे मरीज होते हैं जैसे डिस्फोनिक, जैसे ड्रग्स और अल्कोहल वाले, ठीक है, या फिर सोमेटाइजेशन की हमने बात की थी लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में, ठीक है, या फिर कोई पर्सनालिटी जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह वाले जो पेशेंट होते हैं,
अगर उनका सोशल सिचुएशन यानी आसपास का एनवायरनमेंट बेहतर होता है तो उनकी रिएक्टिविटी और उनका मूड भी बेहतर हो सकता है उस चीज़ से, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी में जो है वो इंटेंस सिचुएशन यानी मरीज़ का जो है वो मूड क्या है, उसका पैनिक है, मेनिया है, या कोई ड्रग एक्साइटमेंट है, क्या है, ये सारी चीज़ें हम उसकी इंटेंसिटी यानी मूड किस स्टेज पे जाके आपको बताए। जैसे कंट्रास्ट में कुछ भी उसको फीलिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता, फीलिंग नहीं आते, लेकिन जब वो गुस्सा होगा तो बहुत ज़्यादा इंटेंस मूड है, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग चेंज होता रहता है। और फिर ड्यूरेशन में जो है उसके कितने टाइम तक वो एक मूड में रहता है वो उसका ड्यूरेशन आपको बताता है। अच्छा, इसके अलावा एनर्जी। एनर्जी जो है आपको पता है कि डिफरेंट चीज़ों के ज़रिए आप जो है उसको मतलब एनर्जी को देख सकते हैं। जैसे कि आप उससे जो है मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात, मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक पर बात करवा सकते हैं, ठीक है। और वो कितना उसको एलाबोरेट करता है, कितना उसको अच्छा एक्सप्लेन करता है, ठीक है। जैसे आप उससे पिछले 24 घंटे के बारे में पूछे, भैया आप मुझे बताएं आपने पिछले 24 घंटे में क्या क्या किया, या आप अपने डेली रूटीन्स के काम सही से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। या आप कोई नया टास्क परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। और कोई आप जो है वो जो भी काम करते हैं तो प्लान करते हैं या नहीं प्लान, ये सारी चीज़ें आप उसकी एनर्जी आपको बताते हैं। अब इसमें आप जो डिप्रेस पेशेंट होते हैं वो आपको क्या कंप्लेन करते हैं, आपको ये कंप्लेन करते हैं कि मुझसे कोई प्लान नहीं बनाया जाता, मैं कोई काम नहीं कर सकता, मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता, मैं कोई काम शुरू नहीं कर सकता, ठीक है, और कोई काम आगे मतलब कैरी ऑन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जब चीज़ें होंगी तो मतलब वो डिप्रेस्ड है। इसके अलावा कुछ ऑब्सेसिव होते हैं ना, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो शकी लोग जिसको हम कहते हैं, तो वो इन डिसीजन यानी अपने फैसलों के बारे में परेशान होता है, या वो बार बार एक चीज़ को रिपीटेडली चेक कर रहा होता है, तो वो आपको ये चीज़ें बताएगा। जो मैनिक होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें, जो मैनिक पेशेंट होते हैं, ठीक है, वो एक साथ बहुत सारी चीज़ें शुरू करता है, लेकिन उसमें जो है सारे नहीं ख़त्म कर सकता, फिर एक दो ख़त्म करता है, मतलब एंड तक पहुंचा देते हैं, बाकी वो बीच में ही छोड़ देता है, ठीक है। फोनिक जो है ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को अवॉइड करता है, कुछ भी नहीं करता, ठीक है, अवॉइडेंसेस उसके बहुत ज़्यादा होते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि लोग उसको अवॉइड करते हैं तो वो उसको लग रहा होता है कि मुझे जो है लोग अवॉइड कर रहे हैं तो मैं कुछ भी करने के काबिल नहीं हूँ, इसीलिए वो कुछ करता नहीं। एंटी सोशल पर्सनैलिटी यानी कि जो लोगों के साथ नहीं बनती उसकी, ठीक है, उसको कहते हैं एंटी सोशल। तो वो आपको एक्टिव नज़र आएगा बट ही परस्यूज प्लेजर रेदर देन एकम्प्लिशमेंट, लेकिन वो एक्टिव तो है लेकिन वो काम करेगा जिसमें उसको खुशी हो, उसका किसी दूसरे को फ़ायदा ना हो, ठीक है। और शिज़ोफ्रेनिक जो है वो कुछ भी नहीं करता, वो बिल्कुल फ्लैट इमोशनलेस रहता है, और यानी आप उसको टीवी के सामने बिठा दो ना पूरा दिन तो वो पूरा दिन टीवी भी देख लेगा, वो कुछ भी नहीं करता। तो ये शिज़ोफ्रेनिक वाले इस तरीके से करते हैं। अच्छा, इसके अलावा होता है परसेप्शन। परसेप्शन जो है हमें पता है कि भाई मतलब जो हमारे सोचने का और चीज़ों को सेंस करने का अंदाज होता है उसको हम कहते हैं परसेप्शन, ठीक है। नॉर्मल परसेप्शन ओरिजिनेट फ्रॉम स्टिमुलेशन ऑफ स्पेसिफिक सेंसरी रिसेप्टर। कोई भी चीज़, कोई भी स्टिमुलस आपको किस तरीके से नज़र आता है वो आपका परसेप्शन है। अब हेलुसिनेशन जो है उसमें जैसे लोगों को हेलुसिनेशन होते हैं ना, तो उसमें उनको कुछ इमेजेस नज़र आते हैं, ऑडिटरी कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, कुछ किसी को कुछ स्मेल्स महसूस होते हैं, डिफरेंट चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो ये परसेप्शन डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। जैसे आप किसी से पूछते हैं भाई कोई आवाज़ तो सुनाई नहीं देती जब कोई बंदा होता ही नहीं, या कोई इस तरीके की आवाज़ें हैं, या फिर कोई क्या कह सकते हैं, कोई स्मेल, कोई टच, कोई इस तरह का कुछ भी, एनीथिंग, कोई एबनॉर्मल, ठीक है। तो ये आपको मतलब वो बताएगा, या अगर उसको कोई आवाज़ें सुनाई देती है तो आवाज़ें, वो आवाज़ें क्या बोल रही होती हैं, वो क्या बोलता है, ठीक है। तो फिर इसके इनसाइड एंड हेलुसिनेशन जो है उसके 5 स्टेजेस होते हैं। अच्छा, इनसाइड का मतलब क्या होता है? इनसाइड ये है कि भाई बंदे को पता है कि मुझे एक बीमारी है,
जैसे मैं साइकेट्रिक पेशेंट हूँ, ठीक है, तो मुझे अपनी बीमारी का अंदाज़ा है कि हाँ मैं बीमार हूँ, मुझे ये मसला है और मैं मानता हूँ उस चीज़ को, ये मेरा इनसाइट है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीमार होते हैं लेकिन मानते नहीं कि नहीं हम बीमार नहीं है, तो उनका इंसाइट आप उसको नहीं कह सकते। इंसाइट मतलब मुझे अपनी बीमारी का अंदाज़ा है। तो जो इंसाइट होते हैं ना वो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं उसके, हेलुसिनेशन में स्पेशली। जैसे कि स्टेज वन उसका क्या होगा कि प्रीवियसली रिपोर्टेड हेलुसिनेशन हैव नॉट नाउ स्टॉप्ड। वो कभी जो है वो बताएगा कि भाई मुझे पहले हेलुसिनेशंस होते थे लेकिन अभी नहीं होते, अभी स्टॉप हो चुके हैं। और मरीज द पेशेंट हैज़ फुल इनसाइट, मतलब उसको बिल्कुल पता है इनटू देयर मॉर्बिड नेचर। उसको बिल्कुल पता है कि हाँ ऐसा कुछ था नहीं, बस मुझे ऐसी कोई आवाज़ें सुनाई दे रही थी, हेलुसिनेशंस हो रही थी, ठीक है। तो ये उसको पता है कि ऐसा कुछ था भी नहीं लेकिन मुझे है, बस मुझे पता था। तो ये स्टेज वन है इनसाइट का। जैसे कि एग्जांपल लिखी हुई है कि इन द पास्ट आई बिलीव दैट आई हर्ड माई मदर्स एंड सिस्टर वॉइसेस, कि शायद मुझे कुछ दिन पहले या कभी 1-2 साल पहले मुझे अपनी अम्मी और बहन की जो है आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन मुझे पता है कि वो कुछ ऐसा करेंगे नहीं, फिर भी मुझे आवाज़ें सुनाई देती थी, लेकिन वो एक गलत चीज़ थी। मतलब उसको पता है कि ऐसा कुछ होता नहीं था और अ, उसको आवाज़ें सुनाई देती थी लेकिन वो रियल नहीं थी, ठीक है। तो ये स्टेज वन होता है जिसमें मरीज को पता होता है चीज़ का, ठीक है। फिर आता है स्टेज टू। स्टेज टू में क्या होता है, हेलुसिनेशन वर एक्सपीरियंस इन द पास्ट बट आर नॉट प्रेजेंट, द पेशेंट बिलीव्स दैट दे वर रियल। हेलुसिनेशन पहले होते थे, अभी नहीं होते, लेकिन इसमें मसला क्या होता है डिफरेंट, कि मरीज को वो चीज़ें उस टाइम रियल लगती थी कि हाँ ये जो आवाज़ें हैं ये सच में है, मुझे कोई सच में बुला रहा है, ठीक है। अब हालांकि वो स्टॉप हो गई है, तो ये स्टेज टू। स्टेज थ्री में क्या होगा, हेलुसिनेशन हैव बीन एक्सपीरियंस्ड रिसेंटली, यानी अभी अभी उसको हेलुसिनेशन हुए हैं, बट द पेशेंट रिफर्स टू टॉक टू देम, refuses to talk to them. He seemed to realize that the contradiction between the psychotic perception and reality, ठीक है। यानी उसको जो है वो उससे बात नहीं करता, उसको पता है कि अगर मैं इनसे बात करूंगा तो कोई मसला हो जाएगा, कोई जैसे कोई चीज़ आप इग्नोर करते हो ना, उसको चीज़ें हो रही है, अभी भी हो रही है, लेकिन वो इग्नोर करता है। और वो उसको पता है कि मुझे कोई आवाज़ दे रहा है लेकिन मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ये स्टेज थ्री कहलाएगा। स्टेज फोर क्या होगा, द पेशेंट टॉक अबाउट हेलुसिनेशन बट डज नॉट एक्ट अपॉन देम, यानी उसको हेलुसिनेशन हो रही है और उसको पता है कि ये रियल है सब कुछ, ये स्टेज फोर में होता है, लेकिन जो आवाज़ उसको सुनाई दे रही है ना वो उसके ऊपर अमल नहीं करता। जैसे बहुत सारी ऐसी आवाज़ें होती हैं सुनाई देती हैं जिसमें आपको कुछ काम करने का वो कह रहे होते हैं, लेकिन आप वो करते नहीं हैं, ठीक है। तो ये स्टेज फोर होता है। स्टेज फाइव में क्या होता है कि आप जो है आवाज़ें सुनाई देती है और आप उसको ओबे भी करते हैं। जैसे आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, भाई जाके सामने वाले बंदे को थप्पड़ मारो, ठीक है, और हिलोसिनेशन, और आप सच में जाके उसको थप्पड़ मार देते हैं, ठीक है, ये आपका स्टेज फाइव होगा, जो बहुत ही एक खतरनाक स्टेज होगा। तो ये 5 स्टेजेस आपको पता होने चाहिए। एंड दैट्स ऑल अबाउट द हिस्ट्री टेकिंग। इस चैप्टर का एक पार्ट और रहता है, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस, जिसमें हम जोहरी विंडो वगैरह पढ़ेंगे, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और वो छोटा सा ही पार्ट होगा। आज के लिए बस इतना ही, एंड दैट्स ऑल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।